नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है। ये यूपी जीके, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है ये टोटल, ठीक है। ये यूपी पीसीएस का जो पीसीएस एग्जाम है, प्लस जो आरओ वाला एग्जाम है, प्लस यूपी टीईटी एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है, यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है यूपी जीके। ये लेटेस्ट है, अपडेटेड है, बिल्कुल अभी तक पूरा अपडेट कर लिया गया है। सारा डेटा इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक है। ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर के हो, अगर आप लोग अलाउड हैं, एलिजिबल हैं और उत्तर प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वाली सीरीज जरूर देख लीजिएगा। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीजें मिलेंगी, पार्ट वाइज है इसमें, ठीक है। तो ये यूपी जीके की, इसकी प्लेलिस्ट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यूपी करंट अफेयर भी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हम लोग यूपी जीके की सीरीज देख रहे थे और उसी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, सॉइल कंपोजिशन को लेकर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको रखा गया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्लेस्टोसिन आपका एरा था, है ना, वहां से लेके आज तक जो डिपॉजिट्स हैं रिवर्स के, उनको क्या बोला जाता है ना। तो गंगा यमुना प्लेन को जो है आपके क्या बोला जाता है आपका, कि भैया प्लेस्टोसिन जो आपका एरा था वहां से लेके आज तक जो रिवर्स ने सेडिमेंट्स लाके, निक्षेप लाके जो प्लेन बनाया है वो आपका गंगा यमुना प्लेन है, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफिकल डिवीजन होता है, जिस तरीके से डेवलपमेंट होता है ना, उस तरीके से जो है इनको एरा में डिवाइड किया जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा, है ना, उसी के संदर्भ में ये रखा गया है कि प्लेस्टोसिन एरा से लेके आज तक जो डिपॉजिट्स हैं रिवर्स के, उनको क्या बोला जाता है। जो रिवर्स ने जो सेडिमेंट्स लाके डिपॉजिट किए हैं, निक्षेपों से जो आपकी स्थलाकृति बनाई है, वो आपका गंगा यमुना प्लेन है। दूसरी चीज यहां पर लिखा गया है कि एलुवियल जो सॉइल है ये मेनली कहां पर पाई जाती है, तो गंगा यमुना प्लेन में पाई जाती है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं और ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि खाद से याद रखना था, खादर जो है न्यू जो आपकी एलुवियल सॉइल है उसको बोला जाता है, और जो आपकी ओल्डेस्ट होती है, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, उसको बांगर बोला जाता है। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज में, स्थानिक भाषा में, जो आपकी न्यू एलुवियल है उसको बलुआ, मटियार और मटियार डोमट भी बोला जाता है। किसको, खादर सॉइल को, नॉर्मल सी चीज है। उसके बाद लोकल लैंग्वेज में जो ओल्ड एलुवियल जो आपकी उपहार डोमट है, किसको बोला जाता है, तो बांगर को बोला जाता है। एलुवियल सॉइल जो है फॉर्म होती है सिल्ट से, मार्श से और सैंड से, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो मृदा परिच्छेदिका वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे मेंस के पर्सपेक्टिव में, उसके संदर्भ में बहुत नॉर्मल से फैक्ट्स हैं ये आपके लिए। और देयर इज एन एक्सेस ऑफ पोटाश एंड लाइम इन द एलुवियल सॉइल, मतलब क्या कि एलुवियल सॉइल में पोटाश और लाइम जो है उसकी मात्रा अधिक होती है, बट देयर इज अ शॉर्टेज, किसकी जो है मात्रा कम होती है, तो फास्फोरस की होगी, नाइट्रोजन की होगी और ऑर्गेनिक मैटर की होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक मैटर की तो बिल्कुल कम होगी, है ना। क्यों होगी, वो आप सीधे सीधे समझ रहे हैं कि नदियों द्वारा बहा के लाई जाने वाली आपकी सॉइल है, तो उसमें किस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका नॉर्मल सा फैक्ट। इसके बाद सलाइन और जो अल्कलाइन सॉइल्स है ये पाई जाती है कहां पर, समवेयर इन गंगा और यमुना के प्लेन में, जिनको क्या बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, ऊसर, बंजर, कल्लर या रेह बोला जाता है। उसके अलावा सम अमाउंट ऑफ डेजर्ट इज फाउंड इन द प्लेन्स, मतलब ये जो प्लेन है वहां पर कुछ मात्रा में डेजर्ट पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में, मथुरा में, आगरा में और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ब्लैक सॉइल कहां पर पाई जाती है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में। रेगुर भी काली मिट्टी को बोलते हैं, करेल भी बोला जाता है, कॉटन सॉइल भी बोला जाता है ब्लैक सॉइल को, है ना। तो ये नॉर्मल सा फैक्ट है। इसके बाद रेड सॉइल या पर्व और पड़वा, मारा या मार या राकड़ या भुंटा सॉइल जो है कहां पाई जाती है, तो बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है, इसीलिए वहां पर मोटे अनाज जो होते हैं उनकी खेती की जाती है। द स्टेट हैज द मोस्ट ट्रॉपिकल फार्मिंग एरिया, जो मोस्ट ट्रॉपिकल फार्मिंग एरिया कहां पर, बुंदेलखंड। क्यों, क्योंकि वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वहां के पास से गुजर रही है। उसके बाद मोस्ट सॉइल इरोजन जो है स्टेट में वो किसके कारण है, तो भैया पानी के कारण है, इरोजन फ्रॉम वाटर। और इटावा जो है मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, किसके द्वारा अफेक्टेड है, गली इरोजन, चंबल रिवर
है ना, चंबल वाली बेल्ट में पूरी जगह है। आप ग्वालियर देख लीजिए, उधर से बुंदेलखंड रीजन, वहीं पर आपका इटावा है ना, देन आगरा, देन जालौन रिस्पेक्टिवली। गली इरोजन जो है, कॉजेज इरोजन किसके कारण? तो फॉर्मेशन ऑफ रवाइन्स, जो आप बीहड़ वगैरह देखते हैं। इसके अलावा जो रवाइन है एक ऐसा लैंडफॉर्म है दैट इज नैरोअर देन अ कैनाइन एंड इज ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम कटिंग इरोजन। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद है ना, डाकू वगैरह की भी वहां पर समस्या है, वो आप लोगों ने देखा होगा बीहड़ में। द डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड बाय विंड इरोजन, मतलब वायु अपर्दन के द्वारा जो है, कौन सा जो है वो क्षेत्र जो है, जो कौन सा जिला है स्टेट का जो अफेक्टेड है? तो मथुरा है, आगरा है, इटावा है। इसके बाद फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल कैन बी मेंटेन्ड बाय क्रॉप रोटेशन। तो सीधी बात है, देखिए एक ही तरीके की क्रॉप्स को कहीं पर भी अगर हम बार बार लगाएंगे तो एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स को वो क्या करेंगे, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो उन न्यूट्रिएंट्स की वहां पर कमी हो जाएगी। और अगर हम बदल बदल के लगाएंगे तो जो ये आपके न्यूट्रिएंट्स वहां से एक्सट्रैक्ट हुए हैं वही सेम तो दूसरी क्रॉप के लिए यूज होंगे नहीं, तो वो वहां से रिसाइकल हो जाएंगे। और रिसाइकलिंग के लिए प्रकृति ने, नेचर ने अपना एक जो है टाइम डिसाइड कर रखा है, तो वो टाइम उसको मिल जाएगा, इसलिए प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा यहां पर एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात की जा रही, स्टेट में कितने हैं? तो 20 हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 9 है और टोटल सॉइल जोन्स जो है स्टेट में वो 8 है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो आपकी हार्वेस्ट से रिलेटेड है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आपके लिए। और यहां पर 2016-17, 2016-17 का डेटा लिया गया है और बताया जा रहा है कि यूपी की जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो कितनी है? तो 157.53% है। इसके बाद यहां पर जो कल्टीवेटेड एरिया है वो मिलियन हेक्टेयर में बताया जा रहा है, यूपी के संदर्भ में 16.81 है, 16.81। उसके बाद ये कितना एरिया है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का? तो 70% है। और अगर बात की जाए कि इरिगेटेड एरिया जो है आपका वो कितना है, तो वो आपका 73% से ज्यादा है। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है 153% है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो मेजर क्रॉप है स्टेट्स की, है ना, जो मेजर क्रॉप्स है स्टेट्स की वो कौन सी है? स्टेट की राइस है यूपी की, व्हीट है, मेज है, सुगर केन है और आपका चिकपी है और आपका पिजन पी है। ठीक है। इसके बाद फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं? तो इसमें सबसे पहला, ये पूरे इंडिया के लिए भी कॉमन है, पहला डिक्लाइनिंग सॉइल हेल्थ ड्यू टू मल्टी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज। तो सीधी बात है भैया कि साइंटिफिक अप्रोच नहीं अपनाया जाता है वहां पर, इसी को फोकस करके अब डबलिंग की जा रही है किसके? इनकम की, फार्मर्स के, है ना, कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाओ, है ना, क्रॉप को जो न्यूट्रिशन चाहिए वही दो, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को देखो, जिस एरिया में जो फसल लगाई जानी चाहिए वही लगाया जाना चाहिए। फिर वाटर कंजर्वेशन है, सॉइल कंजर्वेशन है ना, बहुत सारे जो है मेजर्स वहां पर लिए जा रहे हैं। तो ये नॉर्मल से फैक्ट्स यहां पर दिए गए हैं। सॉइल सैलिनिटी है, ओवर इरिगेशन से सैलिनिटी वगैरह की समस्या देखी जाती है। उसके बाद यहां पर लो इनपुट यूज एफिशिएंसी है। तो सारा खेल जो है यहां पर वो प्रोडक्टिविटी है और उसी से रिलेटेड यहां पर सारे पॉइंट्स लिखे गए। इसके बाद जो मोस्ट सॉन जो आपकी क्रॉप है यूपी में, है ना, इन टर्म ऑफ एरिया, वो कौन सा है? गेहूं है। मूंग और जो आपका चीना और जो आपका काउपी है वो आपका जायद क्रॉप है, ये सब आपको पता है। इसके बाद वो रीजन जहां पर व्हीट जो है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी गेन करता है ना, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है जहां पर व्हीट की, कौन सा रीजन है स्टेट का? तो गंगा और घग्गर का आपका दो आब रीजन है। जैसे पंजाब है 5 नदियों का संगम, जैसे ये आपका 2 नदियों का संगम वाला क्षेत्र गंगा और घाघरा वाला। उसके बाद मैक्सिमम कल्टीवेशन जो पिजन पी का है, ग्राम का है और जिंजर का है वो कहां पर है? तो बुंदेलखंड रीजन में है। रुहेलखंड जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ which cultivation is done in गंगा यमुना दोआब। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉटन कल्टीवेशन यहां पर किया जाता है। उसके बाद जो ओपीएम है कहां पर कल्टीवेट की जाती है? तो बाराबंकी और गाजीपुर में। स्पेशल एरिया है आपका ग्राउंड नट प्रोडक्शन के लिए, रुहेलखंड रीजन है। स्पेशल एरिया आपका राइस प्रोडक्शन के लिए तराई, जहां पर पानी ज्यादा है, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि यहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा है। इसके बाद शुगर केन जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ द स्टेट। आप हमेशा शुगर मिल वगैरह की जो समस्याएं हैं वो सुनते भी होंगे यहां पर लेके। और एरियाज जो स्पेशलाइज्ड हैं शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए वो कौन से हैं? तराई और उससे संलग्न क्षेत्र, है ना, किससे? मेरठ से। और जो यहां पर टोटल मतलब द टोटल शुगर केन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है स्टेट्स में? 44 है। शुगर केन जो प्रोड्यूसिंग जोन है, जोन में डिवाइड किया गया है, वो 9 जोन है आपके। और टोटल जो कोऑपरेटिव शुगर केन डेवलपमेंट सोसाइटीज हैं स्टेट्स में वो 169 है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसीलिए लाया जाता है ताकि इनके हितों का, उनके इंटरेस्ट को जो है वहां पर क्या किया जा सके,
उनको जो है मोबिलाइज किया जा सके, उनके हितों का संवर्धन किया जा सके, है ना, ठीक है। और जो टोटल शुगर केन डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं स्टेट्स में 152 है। और स्पेशल एरिया कौन सा है कॉटन प्रोडक्शन के लिए यूपी में, तो गंगा यमुना का दोआब और रोहेलखंड है। उसके अलावा हाईएस्ट एग्रीकल्चरल लेबर प्रोडक्टिविटी स्टेट में कहां पर है, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, आप लोगों को पता होगा। और स्पेशल एरिया जो दशहरी मैंगो, जो मलिहाबाद भी कहा जाता है, लखनऊ की ब्रीड है आपकी, तो वाइल दैट ऑफ लंगड़ा मैंगो, तो जो लंगड़ा मैंगो है वो कहां की ब्रीड है, तो भैया फेमस है जो वो आपकी वाराणसी की है। स्पेशल एरिया प्रोडक्शन के लिए जो आपका सफेदा और चौसा मैंगो है ये सहारनपुर में, जबकि जो आपका स्टाउल मैंगो है आपकी एक ब्रीड है, ये आपका मेरठ बागपत में पाया जाता है। तो जो आपका स्टॉल जो आपके मैंगो की ब्रीड है वो मेरठ बागपत में पाई जाती है। सफेदा और चौसा आपको पता है सहारनपुर में। मैंगो जो है प्रोड्यूस किया जाता है स्टेट में एंड इज सोल्ड इन अदर स्टेट्स, तो और भी स्टेट्स को ये भेजा जाता है वहां से, तो अंडर द ब्रांड नेम ऑफ नवाब, तो नवाब जो उसका ब्रांड नेम है उस नाम से बेचा जाता है, उसको भेजा जाता है, व्यापार किया जाता है। स्पेशल एरिया जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी गुआवा के लिए, है ना, गुआवा के लिए इलाहाबाद और कौशाम्बी रीजन है। एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर गुआवा इज इन इलाहाबाद, कहां है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। जबकि जो सेंटर है मैंगो का वो कहां पर है, वो लखनऊ में है। दीज आर स्पेशल एरियाज ऑफ पोटैटो प्रोडक्शन इन द स्टेट, कौन से वो क्षेत्र हैं आपके, तो आगरा है, अलीगढ़ है, कानपुर है, मेरठ है और बरेली डिवीजन है। इसके बाद हाईएस्ट पोटैटो प्रोडक्टिविटी किन जिलों में है, तो हाथरस और कन्नौज में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश जो है हैज द मोस्ट नंबर ऑफ कोल्ड स्टोरेज, जो है आपके कोल्ड स्टोर्स जिनको बोला जाता है कंट्री में, है ना, मतलब उत्तर प्रदेश में भारत देश के सबसे ज्यादा संख्या में कोल्ड स्टोर्स जो है, कोल्ड स्टोरेज जो है वो वहां पर स्थापित किए गए 1708। ये मेगा फूड पार्क स्कीम जो है और पूरा का पूरा जो आपका चेन सप्लाई है उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है ना, वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद सहारनपुर और लखनऊ जो है वो मैंगो एक्सपोर्टिंग जोन है, जबकि आगरा जो है आपका पोटैटो एक्सपोर्टिंग जोन है। इसके बाद ऐसा कौन सा जिला है जिसमें लार्जेस्ट प्रोडक्शन किया जाता है आंवला का, तो ये आपको पता है प्रतापगढ़ है। इसके बाद लगभग 3/4 जो इंडिया का टोटल मेंथा ऑयल है उसका प्रोडक्शन किया जाता है कहां, तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। बीटल लीव्स जो है आर कल्टिवेटेड इन 21 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट, लेकिन जो मोस्ट फेमस डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए वो बांदा है, ये पहले भी कवर किया है हम लोगों ने। उसके बाद बराई मानपुर जो बांदा है और पाली जो है ना, ललितपुर जो है वो फेमस है आपका किसके लिए, बीटल लीव्स के लिए, ये भी आपका फेमस है। इसके बाद यहां पर मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहां पर बताया जा रहा है उससे संदर्भित जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो रखे गए हैं। फर्स्ट और रेगुलर फेडरेशन ऑफ मिल्क जो कंट्री की है एंड स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड इन लखनऊ 1938। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड है 1 जो आपका स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स को उसमें कवर किया गया था स्टेट की, कब, 1973 में, 1973 में, वाराणसी, मेरठ और बलिया में। ठीक है, याद रखिएगा आपको अमूल का कोऑपरेटिव जो आपका सोसाइटी का एक जो आपका फंडा है वो पूरे वर्ल्ड में जो है आपके देखे जाने वाली एक क्या है व्यवस्था है, जिसको हमेशा देखते हैं लोग कि कितनी सफलतम जो है, कितना सक्सेस इसको मिला, किस तरीके से मिला। जिस रीजन पर कोई भी मतलब दलदली क्षेत्र था कच्छ वाला, तो वहां पर जो है एग्रीकल्चर नहीं हो सकता था, किस तरीके से उसके विकल्प के रूप में वहां पर एनिमल हस्बेंड्री को कैटर किया गया, मोबिलाइज किया गया। उसके बाद स्टेट मिल्क काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया 1976 में। स्टेट कोऑपरेटिव जो डेयरी फेडरेशन है उसको स्टैब्लिश किया गया 1962 में। गोकुल अवार्ड जो आपका स्कीम है, गोकुल अवार्ड जो स्कीम है वो रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से। और बताइएगा कि जो ऑपरेशन फ्लड है इसके जनक कौन है ना, कौन से हैं वो, कुरियन कौन से हैं, उनका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद यहां पर डेली पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी बताया जा रहा है स्टेट की, यूपी की 2016-17 का डेटा है 348 ग्राम पर डे, ये जो है पर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो अवार्ड दिया जाता है मिल्क प्रोड्यूसर्स को जो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क फ्रॉम बुफेलो और एनी ब्रीड ऑफ काउस और उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको गोकुल अवार्ड दिया जाता है। और अवार्ड जो मिल्क प्रोड्यूसर्स को दिया जाता है जो आपके मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ काउस से, है ना, जो आपके स्थानिक जो ब्रीड होती है गाय वगैरह के उनसे, तो उनको दिया जाता है नंद बाबा का अवार्ड। उसके बाद यहां पर यूपी एग्रीकल्चरल पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है, 2013 में लाया गया था इसको, और इसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है जहां पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को किया जाएगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। और ये आपकी एक एम्बिशियस पॉलिसी है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो भैया यूपी का जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है उसने इंट्रोड्यूस किया था। और इसका एम जो है वो, इसमें एम ये है कि इंकरेज करना है प्राइवेट सेक्टर को
किसमें? एग्रीकल्चरल रिसर्च, डेवलपमेंट, एक्सटेंशन, इनपुट मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। तो पूरी की पूरी जो चेन है ना, फार्म टू लैब, फार्म टू लैब और फार्म टू जो आपका क्या है, R&D के जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे इनको क्या करना, कनेक्ट करना, ताकि वहां पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और वहां पर जो कृषक है उनकी आय को, इनकम को भी बढ़ाया जा सके। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे हम, तो यहां पर जो ग्रोथ रेट अचीव करने की बात की गई है तो वो भैया 5.1% है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद जो डेवलप करना है और पॉपुलराइज करना है ना, जो एप्रोप्रिएट आपकी इको फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम है, जैसे आप ऑर्गेनिक जो आपकी खेती के बारे में सुनते होंगे, है ना, ड्रिप इरिगेशन के बारे में सुनते होंगे, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में सुनते होंगे, उन सबको जो है यहां पर क्या करना है, अपनाना है। वो इंप्रूव करेगा आपका सॉइल हेल्थ को एज वेल एज फार्म की इनकम को, फार्मर की इनकम को भी बढ़ाएगा। उसके बाद डेवलप और कंजर्व करना है नेचुरल रिसोर्सेस को फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये आपका सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है, जो आप 2008 में पढ़ते हैं, नेशनल एक्शन प्लान फॉर, किसके लिए? जो नेशनल एक्शन प्लान है हमारा क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, उसके अंतर्गत एक उसका डायमेंशन है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके अंदर का ही एक डायमेंशन ही है कि क्या ये है ना, देखिए ध्यान से आप, वही है, नॉर्मल सा फैक्ट है। इसके बाद इसमें इंक्रीज करने की बात की गई है इनकम की, किसके? फार्मर्स की, किसके द्वारा? एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वैल्यू एक्टिविटीज वाइल रिटेनिंग द कोर कंपिटेंस इन एरिया ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, है ना। तो फूड सिक्योरिटी को भी एड्रेस करेंगे, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी करेंगे, और यहां पर जो है डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, है ना, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है ना, क्रॉप रोटेशन होता है, एनिमल हस्बेंड्री को भी वहां पर इंक्लूड किया जा सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, है ना, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो तो आपका सीजनल इंप्लॉयमेंट को जनरेट करता है। तो भैया जब सीजन नहीं होगा तब क्या करेंगे आय के लिए? तो वो सब आयाम यहां पर कवर किए जाएंगे, डायमेंशंस को कवर किया जाएगा। उसके बाद टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन सेक्टर्स ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, एक्सटेंशन सर्विसेज, फूड प्रोसेसिंग की बात आ गई, मार्केटिंग की बात आ गई, by promoting private sector involvement across the agricultural supply chain। पूरी सप्लाई चेन की बात करें, वहां पर बोल रहे हैं कि निजी जो लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो भी आगे आए ताकि स्पेशलिटी हो वहां पर, है ना। और जो है इसमें जो है इनोवेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, जो इको फ्रेंडली है उसके तहत जाके फिर हम अपनी ग्रोथ रेट को अचीव करें, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी क्या करें, अटेन करें। इसके बाद जो है बेनिफिशियरीज की बात कर रहे हैं इसमें, तो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, सॉइल मैनेजमेंट यूनिट्स भी आएंगी इसमें, वैल्यू एडिशन यूनिट्स भी आएंगी इसमें, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आएंगी, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर यूनिट्स, एंटरप्रेन्योर्स को भी कवर किया गया है, अनएम्प्लॉयड जो आपके अनएम्प्लॉयड यंग इंडिविजुअल हैं और फार्मर्स हैं स्टेट के, उनको भी इसके अंतर्गत बेनिफिट दिया जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। अब बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं, तो यहां पर क्वालिटी कंट्रोल लैब्स, हैंडलिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन, सारी की सारी सप्लाई चेन को इन्होंने कवर किया है। मतलब प्री कूलिंग जो कूलिंग यूनिट है, कोल्ड स्टोरेज है, देन रेफ्रिजरेटेड व्हीकल, ये सब की व्यवस्था की जाएगी, ये सब फैसिलिटीज वहां पर डेवलप की जाएंगी। किस लिए? ताकि जो है आपका वहां पर एग्रीकल्चरल बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो अच्छे से ग्रो कर सके, लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एज थ्रस्ट एरियाज फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, है ना। तो एक्सपोर्ट्स को भी वहां पर कैटर करना है ताकि क्या किया जा सके, एक्सपोर्ट करके उसकी ज्यादा से ज्यादा जो है उससे बेनिफिट अटेन किया जाए और इससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी, है ना। यूनिट्स ऑफ वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चरल, जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मंडी टैक्स। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट करती है ताकि लोग जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी डायमेंशंस को अपनाया जा रहा है, एस्पेक्ट्स को, उनको कैटर करें और आगे आए, है ना। क्योंकि जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो कोई भी पॉलिसी जो है चाहे कितनी भी अच्छी हो वो आपकी क्या होगी, यथार्थ रूप ग्रहण नहीं करेगी, है ना। रैशनैलिटी में जो उसको ग्रो करना चाहिए वो वहां पर वो ग्रोथ नहीं देखी जा सकेगी। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है कोल्ड स्टोरेज के लिए उनको स्पेशल रेट्स पे दिया जाएगा एग्रो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल रेट्स। तो उनको वहां पर भी थोड़ा सा क्या किया जाएगा, राहत दी जाएगी, है ना। प्रमोशन के लिए ये सब गवर्नमेंट करती है। इसके बाद टू एंश्योर फॉर्डर अवेलेबिलिटी, है ना, फॉर्डर की अवेलेबिलिटी के लिए जो रूरल एरियाज में है, फॉर्डर बैंक्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी। इसके बाद इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द
फार्मर्स फ्रॉम नेचुरल एंड अदर कैलेमिटीज, है ना, जो आपदाएं वगैरह है उससे किस तरीके से बचाया जाएगा, तो इसके अंतर्गत वो भी प्रावधान किए गए हैं। देन जो बेनिफिट मिलेगा एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से, वो अवेल किया जाएगा फार्मर्स के द्वारा। हु टेक क्रेडिट्स फ्रॉम बैंक्स विल बी ब्रॉडन, तो उसके भी क्षेत्र को विस्तृत किया जाएगा। इसके बाद ईल्ड एंड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वुड बी एक्सपेंडेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स टू प्रोवाइड सेफगार्ड्स अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज, तो सारी डिस्ट्रिक्ट्स में उसको एक्सपैंड किया गया है। इसके बाद सीड बैंक्स को प्रपोज किया गया है एस्टैब्लिश करने के लिए ड्रॉट प्रोन एरियाज में। एग्जांपल के लिए जैसे बुंदेलखंड वाला एरिया है, फ्लड अफेक्टेड एरियाज जो है आपका ईस्टर्न पार्ट में स्टेट के, वहां पर इंश्योर करेंगे सीड अवेलेबिलिटी की, जो आपकी एडवर्स क्लाइमेटिक सिचुएशंस में क्या करेंगे, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग सीड बैंक्स एंड रेगुलर बजटरी सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड, तो किसी भी पॉलिसी के लिए फंड की जरूरत होगी तो वो भी यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसकी मेड इन एग्रीकल्चरल, जो आपकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है 2019 की, बिल्कुल करंट अफेयर्स का है ये आपका, और इसमें बोला गया है कि मेजर स्टेप्स लिए जाएंगे टुवर्ड्स डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट। देखिए वैसे भी सेंटर का भी यही है आपका, है ना, एम, और वही स्टेट ने भी इंप्लीमेंट किया है। तो यूपी ने अनाउंस किया अपनी मेडन जो आपकी कृषि निर्यात पॉलिसी है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है 2019 की, और ये डिसीजन जो लिया गया है वो कैबिनेट की अपनी मीटिंग में लिया गया है, जिसको चेयर कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ जी, और कैबिनेट ने यह भी क्लियर किया है जो प्रपोजल है आपका कंपनसेट करने के लिए विक्टिम्स जो है आपके किसके, लिंचिंग एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर जो बताया जा रहा है कि नॉर्मल सी चीजें हैं, जो यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो आपकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है इसको पास कर दिया है कैबिनेट में। इसमें टारगेट किया गया है फार्मर्स की इनकम को प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट को, जो फार्म कमोडिटीज होती है, कमोडिटीज का मतलब वही होता है कि जो चीजें हैं आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उनका बास्केट बना दिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट एम करेगी कि भैया डबल कर दिया जाए आपकी क्या जो फार्मर्स की इनकम है, कब तक जो यहां पर डबलिंग की बात की गई है फार्मर्स की इनकम की भी और एक्सपोर्ट की भी, कि गवर्नमेंट एम्स एट डबलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज बाय 2024, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ये है ना, फार्मर जो आपके प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, ये एक तरीके से जो है इनके हित समूह है ना। तो एंड वेरियस स्टेप्स लाइक गिविंग इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, प्रमोट किया जाएगा स्टार्टअप्स को कि यहां पर एंटरप्रेन्योर्स को लाया जाए और वहां पर इफिशियंसी को बढ़ाया जाए। और एक अलग से भी डिसीजन लिया गया जो इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट हैड फॉर द फर्स्ट टाइम डिसाइडेड टू अलाउ प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी के प्रोक्योरमेंट की बात की जा रही है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड शेयर क्रॉपर्स विथ सर्टेन जो राइडर्स टू इंश्योर पेमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू जेन्युइन फार्मर्स। तो भैया सीधी बात है कि ये जो आपके जेन्युइन फार्मर्स हैं उनकी जो है आय के संरक्षण की बात की जा रही है ना, उसी के संदर्भ में ये सब जो है यहां पर इनोवेशंस को, जो डिसीजंस को लिया गया है और इनोवेशंस को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी और इनकम को बढ़ाने के लिए। अब यहां पर जो है एग्रीकल्चरल स्कीम्स की बात करेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है प्रोमोलगेट की गई 2013 में, इसमें जो सेट किया गया था टारगेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट का स्टेट में 5.1% पर ईयर था, देख चुके हैं हम लोग। इसके बाद चकबंदी जो स्कीम है वो फोर्स में आई स्टेट में सिंस 1954। उसके बाद जो यूपी की मैक्सिमम होल्डिंग लिमिट है ना, उसके संदर्भ में इंपोजिशन एक्ट आया था, जिसको सीलिंग एक्ट भी बोलते हैं, सीलिंग कर देना उसकी, है ना, ये आपका 1960s से है। इसके बाद जो आपका लैंड माफिया, एंटी जो आपका लैंड माफिया टास्क फोर्स है ना, जो लैंड माफिया टास्क फोर्स है वो बनाया गया था आपका कब, 8 मई 2017 को। ये एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स है जिसका आपको गठन किया गया था 8 मई 2017 को। इसके बाद तहसील दिवस जो है वो मनाया जाता है एवरी फर्स्ट एंड थर्ड ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ। कब, जो आपका कब से मनाया जाने लग गया है, ये सभी मंथ के जो आपका फर्स्ट और थर्ड ट्यूसडे है उस दिन मनाया जाता है तहसील दिवस। ये मनाया जा रहा है आपका मई 2012 से। इसके बाद किसान मित्र योजना है आपकी, ये एग्रीकल्चरल जो आपका एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड है और ये आपका स्टार्ट किया गया है फ्रॉम 18 जून 2001। इसके बाद किसान बही जो योजना है जिसमें रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है होल्डिंग्स की, ये आपकी 1992 से है, स्टार्ट की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है स्टार्ट की गई थी 1999 और 2000 से, अभी वापस से करंट अफेयर्स में थी, ये आपकी न्यूज में थी, ये आपकी जो स्कीम है। इसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर एंड वेदर बेस्ड
क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो आपकी चालू की गई 14 फेब 2014 से। और उत्तर प्रदेश जो आपका सोडिक लैंड रिक्लेमेशन थर्ड प्रोजेक्ट जो है आपका, ये आपका लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट है इंडिया के अंतर्गत, और इसमें डिजाइन किया गया है टू रिक्लेम 1130,000, है ना। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहां पर इतने लंबे जो आपका हेक्टेयर जो आपके लैंड्स की बात की जा रही है, उनको कितने में 32 जो आपके इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट है ना, स्टेट्स में, पूरे यूपी की बात कर रहे हैं। और ये जो आपका पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें रिक्लेम किया जाएगा 5000 हेक्टेयर रवाइन लैंड को 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। फतेहपुर, कानपुर देहात जो है उसको ऑल्सो जो है उसको उसके साथ ही जो है वहां पर किस में रखा गया है, अपनी एक समीक्षा के अंतर्गत रखा गया है। इसमें आप इतना याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में आपका सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट है, थर्ड है, जो इसमें लैंड जो रिक्लेमेशन की बात की गई है, और इसमें जो इस परियोजना के अंतर्गत जो है 32 जिलों में, तो आपका क्या है 32 जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसमें ऊसर सुधार, और जो 12 जिले हैं जो रवाइन की बात कर रहे थे हम लोग, बीहर सुधार की बात की गई है। ये आपकी स्टार्ट की गई है 2009 से। इसके बाद आम आदमी जो बीमा योजना है, इसमें 18 से 59 ईयर्स तक के लैंडलेस फार्मर्स को कवर किया जाता है, और इसमें जो हेड ऑफ द फैमिली है उनको जो है इसकी बेनिफिट मतलब दिया जाता है, इसका लाभ दिया जाता है। ये कब से स्टार्ट की गई है, 1 नवंबर 2008 से। इसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है वो आपका 2007 से स्टार्ट किया गया है। इसके बाद नेशनल फार्मर जो आपका ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ना। देखिए जो नेशनल पेंशन स्कीम है, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है 1995 का, वो भी आप लोगों को पता होगा। और उसी के अंतर्गत ये भी आपका एक तरीके का जो है, ये क्या है, इस तरीके की एक तरीके की ये आपकी वेलफेयर स्कीम है। तो नेशनल फार्मर ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है, इसमें 60 से 80 इयर्स के बीपीएल लोगों को कवर किया जाता है, और 400 पर मंथ दिया जाता है। अब 80 वाले को इसमें 500 पर मंथ दिया जाता है विथ सेंटर स्टेट सपोर्ट। कब से, 2003 से, ठीक है। इसके बाद जो आइसोपाम स्कीम है ना, इसमें सेपरेटली है ये आपके पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए भी इंटीग्रेटेड स्कीम है, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम और मेज के लिए, जिसको आइसोपाम बोला जाता है। ये आपका 2004-5 से स्टार्ट की गई है। रूरल फूड बैंक स्कीम 2007 से। इंटीग्रेटेड जो आपका वेस्ट लैंड जो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1991-1992 से स्टार्ट किया गया। हर्बल गार्डन स्कीम जो है, इसमें प्रमोट किया जा रहा है इंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट्स को, और ये 2002 और 2003 से जो है इसको कवर किया जा रहा है ना। इसके बाद जैसे रेड डेटा बुक जो होती है उसकी जो लिस्ट होती है, उसी तरीके से इंडिया की भी अपनी लिस्ट है ना। तो उसमें जो है जंतु के साथ फ्लोरा फौना दोनों को कवर किया जाता है, वैसे आप इसको संदर्भित करिएगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन जो है, इसको स्टार्ट किया गया था 2014-15 में 45 डिस्ट्रिक्ट्स में। उत्तर प्रदेश जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी है, इसको प्रोमोलगेट किया गया 2017 से 2022 तक के लिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश पोटैटो पॉलिसी को जो स्टार्ट किया गया 2014 से। डिस्ट्रिक्ट जिसको सेलेक्ट किया गया है एक मॉडल के रूप में, किसके संदर्भ में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में स्टेट में, वो आपका हमीरपुर है, वेरी इंपॉर्टेंट। 575 क्लस्टर्स जो हैं वो सेटअप किए गए हैं 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, किसके लिए, स्टेट के अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, है ना। ये बहुत अच्छी पहल है। इसके बाद एक्शन जो लिया गया है डबल करने के लिए इनकम को, किसकी, फार्मर्स की, बाय द ईयर ऑफ 2020, है ना। इसमें 8 पॉइंट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जा रहा है ना। इसके बाद जो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ agricultural productivity, the districts of the states are divided into 3 categories। तो भैया इनके लिए इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। डेवलप्ड की जो आपकी कैटेगरी, उसमें 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद डेवलपिंग जो है आपके 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो लीस्ट डेवलप्ड हैं आपके वो 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके बाद यहां पर डबल करने के लिए जो बात की जा रही इनकम को, है ना, किसकी, फार्मर्स की 2022 तक। और जो किसान समृद्धि आयोग है उसको भी यहां पर सेटअप किया गया है, किसकी चेयरमैनशिप के अंतर्गत, तो चीफ मिनिस्टर जी की चेयरमैनशिप के अंतर्गत। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हेडलाइन है वो आपका रिवर सिस्टम, लेक्स और इरिगेशन और अंडरग्राउंड जो आपके एक्वीफायर हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर जो मेजर रिवर्स की बात करें तो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है और घाघर है। अब यहां पर हिमालयन जो आपकी हिमालयन रिवर्स है उनकी बात करें तो गंगा, जिनको जानवी और आपकी भागीरथी भी बोला जाता है। यमुना जो है कालिंदी या जो आपकी सूर्यपुत्री भी कहा जाता है इनको। गंडक जो है आपकी शाली ग्रामी या नारायणी भी बोला जाता है। शारदा को काली या महाकाली भी बोला जाता है। घग्गर है आपकी करनाली बोला जाता है। सरयू है आपकी बूढ़ी राप्ती है, रोहिणी है, रामगंगा है, हिंडन है
और जो आपकी क्या है बाण गंगा है, ठीक है ना, उसके अलावा भी जो अरिज कोशी है उसका भी नाम लिखा गया है यहां पर। उसके बाद रिवर जो आपकी फ्लो होती है प्लेन रीजन में, गोमती है, गोमल बोला जाता था, वरुण है, साई है, पांडास है ना, आमी है, ईशान है और आपका ईसन भी बोला जाता है और कर्मनाशा है। इसके अलावा जो प्लेट्यू रीजन में आपकी फ्लो होने वाली जो रिवर्स है आपकी सोन है ना, उसके अलावा बेतवा है आपका, ठीक है, सोन को स्वर्ण भी बोला जाता था, है ना, जो सोन सोने गोल्ड से समझिएगा स्वर्ण, और बेतवा जो है वेत्रवती, केन जो है आपका कर्णावती, टोन्स जो है तमसा, चंबल सिंध जो है आपकी काली सिंध, और कन्हार, बेलन, रिहंद, चंद्रप्रभा और सजनम और आपकी बिरमा रिवर्स है, ठीक है। ये कुछ आपके पुराने नाम जो है उनको भी यहां पर रखा गया है, पूछ लिया जाता है इसलिए यहां पर मेंशन किया गया है। गंगा जो है आपकी जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है किस एरिया में, तो कन्नौज से लेके वाराणसी वाले क्षेत्र में। गंगा में जो मैक्सिमम बीओडी है ना, जो आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है रीजन की, वो कहां पर है, तो कानपुर से इलाहाबाद के बीच में। देखिए क्या होता है कि घर का जो वेस्ट वगैरह होता है उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन वगैरह। अब वो जो आपका वेस्ट मटेरियल है जब वो बह के जाता है और किसी वाटर बॉडी में जब वो आपका मिल जाता है तो वहां पर न्यूट्रिएंट्स रिच एरिया हो जाता है, तो वहां पर जो आपका क्या होते हैं, जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, उनका क्या होता है, प्रस्फुटन होता है, जिसको एल्गल बूम बोलते हैं। तो जब वो वहां पर बढ़ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो उनका बायोलॉजिकल डिमांड है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है और वहां का पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। केमिकल जो है ऑक्सीजन डिमांड भी होती है, पीओडी भी होता है और सीओडी भी होता है। ये आप लोगों ने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा। तो वो एरिया की बात करें तो कानपुर से इलाहाबाद के बीच के एरिया को मेंशन किया है। यहां पर यह भी लिखा गया है कि जहां पर बीओडी लेवल हाई होता है वहां पर डिसॉल्व जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है ना, बिकॉज द ऑक्सीजन दैट इज अवेलेबल इन द वाटर इज कंज्यूम्ड बाय द बैक्टीरिया। बिल्कुल ठीक बात है। सिंस लेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द वाटर, फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मे नॉट सर्वाइव। ये आपकी हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन यहां पर क्रिएट हो जाती है। नॉर्मल सी चीज है, जितनी अवेलेबिलिटी थी वहां पर, है ना, रिसोर्सेस की, वहां पर उनके प्रपोर्शन में वहां पर पॉपुलेशन जो है एल्गी की बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कंपटीशन होगा, तो नेगेटिवली इंपैक्ट होगा वहां पर और वहां पर पॉल्यूशन होगा। नॉर्मल सी चीज है ना, बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर है। इसके बाद गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर जो है स्टैब्लिश किया गया है आईआईटी कानपुर में। लेंथ जो है आपकी गंगा की यूपी में 900 किलोमीटर है। डिस्ट्रिक्ट जो आपका हाईएस्ट, जहां पर ऐसा कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट जहां पर हाईएस्ट गंगा का कोस्ट है स्टेट के अंतर्गत 133 किलोमीटर का बदायूं है आपका। सेंटर गेव गंगा द स्टेटस ऑफ नेशनल रिवर। तो कब दिया भैया इसको नेशनल रिवर का दर्जा सेंटर ने, 2008-2009 में। आपको पता होगा 1985 से जो है यहां पर गंगा एक्शन प्लान वगैरह राजीव गांधी जी की सरकार के टाइम से एक्टिव हुआ है। उसके बाद ट्रिब्यूनल वगैरह भी बना है ना। मोस्ट पॉल्यूटेड जो आपकी रिवर है ना, मोस्ट जो पॉल्यूटेड रिवर है स्टेट की यमुना है, लेकिन सम सोर्सेज जो कुछ आपके स्रोत है वहां पर गोमती और हिंडन को भी रखा गया है। देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो उपलब्ध विकल्प होते हैं उसमें सबसे जो सर्वोत्तम विकल्प होता है, जो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है उसको चूज किया जाता है ना। ये साइंस है आपका ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने का। इसके बाद जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंटर किया इसने किसमें, एक एग्रीमेंट में क्लीन करने के लिए यमुना को। तो किसके साथ एग्रीमेंट किया है, नीदरलैंड के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स डज यमुना फ्लो थ्रू, मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है, फ्लो होती है, तो 19 है। रिवर फ्रंट जो आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट किया गया है किस पर, गोमती रिवर में, लखनऊ में। इसके बाद गोमती जो है आपकी इज बीइंग ब्यूटिफाइड फॉर टूरिज्म इन द लाइन्स ऑफ थेम्स ऑफ लंदन, है ना। थेम्स ऑफ लंदन है आपका, वो लखनऊ में है, सीधी सी बात है, वहां पर इसको डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद चैनलाइजेशन एंड कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड ऑन कहां पर, वाराणसी में, वरुणा रिवर पर। इसके बाद कोस्टल जो सिटीज हैं उसके बारे में यहां पर फैक्ट्स रखे गए हैं। तो सिटीज जो लोकेटेड है आपकी गंगा के तट पर, गंगा के बैंक में, तो वो आपके बलिया शेरपुर है, गाजीपुर है, शायदपुर है आपका गाजी में, है ना, जो आपका है। उसके बाद वाराणसी है, उसके बाद मिर्जापुर है, सिरसा है, प्रयाग जो आपका श्रृंगबेरपुर है प्रयाग में, ठीक है। काला कंकर है आपका प्रतापगढ़ में, है ना। डलमाऊ है आपका रायबरेली में, बक्सर है, उन्नाव, कानपुर नगर है आपका, बिठूर कानपुर है ना, बिल्लौर है आपका कानपुर में, फतेहगढ़ है आपका फर्रुखाबाद, और जो आपका कचला घाट है बदायूं में, और अनूप शहर जो है आपका बुलंदशहर में, और गढ़ मुक्तेश्वर है आपका हापुड़ में, एटसेट्रा लिखा हुआ है। काफी जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उनको मेंशन किया गया है यहां पर। इसके बाद जो सिटीज लोकेटेड है आपकी रामगंगा रिवर की बैंक पे, वो मुरादाबाद है और बरेली है। इसके बाद सिटीज जो लोकेटेड है यमुना के तट पर वो 10 सिटीज हैं, लाइक इलाहाबाद, हमीरपुर, कौशाम्बी, कालपी, इटावा, बठेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन और बागपत। इसके बाद जो लोकेटेड है सिटीज आपकी गोमती रिवर के बैंक पे,
है ना, गोमती रिवर के बैंक पे। तो लखनऊ पता है आपको, सुल्तानपुर है आपका और जौनपुर है आपका। सिटीज जो लोकेटेड है सरयू रिवर की कोस्ट पे वो आपकी अयोध्या है, गोला है और बरहालगंज है और बरहज है। उसके बाद राप्ती के कोस्ट पे जो सिटीज आपकी लोकेटेड है गोरखपुर है ना, गोरखपुर है आपका और बरहज है ना, बरहज भी बोला जाता है इसको। जो सिटी आपकी वाराणसी है वो लोकेटेड है किसके बीच में, तो जो रिवर वरुणा है और 80 एंड जो आपकी लेफ्ट बैंक है किसका लेफ्ट बैंक है, ये गंगा का भी आप लोगों को पता होगा। और बांदा जो लोकेटेड है आपकी केन रिवर के बैंक पे है ना, और बेतवा रिवर के बैंक पे हमीरपुर लोकेटेड है। मंदाकिनी है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, मतलब पयासविनी भी बोला जाता है, पयस्विनी भी बोला जाता है, पयस्विनी है ना, पयस्विनी या मंदाकिनी बोला जाता है। उसके बैंक पे चित्रकूट लोकेटेड है और साई रिवर के बैंक पे प्रतापगढ़ सिचुएटेड है और सोन रिवर के बैंक पे सोनभद्र लोकेटेड है। मुरादाबाद जो लोकेटेड है वो आपका रामगंगा है ना, जो रथ वाहिनी रिवर भी बोला जाता है उसके बैंक पर है। और गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो है आपका हिंडन रिवर की बैंक पर लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद यहां पर ओरिजिन, एग्जिट और कन्फ्लुएंस बताया जा रहा है रिवर्स का। तो एंट्री और एग्जिट जो गंगा का है वो कहां से कहां तक है स्टेट में, तो बिजनौर से एंट्री है और एग्जिट बलिया डिस्ट्रिक्ट से है। रामनगर रिवर, जो रामगंगा रिवर है आपकी, रामगंगा जो नदी है वो इंटर करती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में और ज्वाइन करती है गंगा को नियर कन्नौज। काली रिवर जो है ज्वाइन करती है गंगा को कन्नौज के पास। जो बूढ़ी गंगा है वो ज्वाइन करती है आपकी गंगा को, कहां पर गंगा से मिलती है, बदायूं में। यमुना रिवर जो है इंटर करती है सहारनपुर में, एग्जिट करती है आपकी इलाहाबाद में, है ना। ये स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं। इसके बाद एंट्री और एग्जिट बता रहे हैं गंडक का, है ना, जिसको शालीग्रामी और नारायणी भी बोला जाता है। ये कहां पर है, महाराजगंज में इसकी एंट्री है और कुशीनगर में इसका एग्जिट है। इसके बाद शारदा या काली रिवर जो एंट्री करती है आपकी वो पीलीभीत में करती है और शारदा रिवर जो ज्वाइन करती है सरयू या घग्गर को, है ना, घाघरा को, कहां पर, वो बसरा सीतापुर में, ठीक है ना, मतलब सीतापुर में बसरा के निकट। सिंध रिवर जो है इंटर करती है और मिलती है आपकी यमुना पे, कहां पर, तो भैया औरैया में एंट्री करती है और जालौन बॉर्डर पे ये आपकी यमुना से मिल जाती है। रिवर जो हिंडन है और इसको मतलब जो ये आपकी फ्लो करती है ना, बिटवीन द गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना के बीच में फ्लो करती है। फिर ये आपकी ज्वाइन करती है यमुना को, कहां पर, नियर नोएडा। इसके बाद जो आपकी चंबल रिवर है ये इंटर करती है यूपी में आगरा डिस्ट्रिक्ट में। चंबल जो है आपकी, इसको चर्मवती भी बोला जाता है ना, ये यमुना को ज्वाइन करती है कहां पर, इटावा बॉर्डर पर, ठीक है ना। और पंचनदा जिसको बोला जाता है ना, पंचनदा जो क्षेत्र है आपका। बेतवा जो वेत्रवती है ये इंटर करती है स्टेट में ललितपुर में। बेतवा ज्वाइन करती है यमुना को हमीरपुर के पास। और उसके बाद जो केन है, कर्णावती जो रिवर है, इंटर करती है बांदा डिस्ट्रिक्ट से यूपी में। इसके बाद जो केन है वो मिलती है यमुना से नियर भोजा जो आपका एरिया है बांदा के पास, है ना, कहां पर, बांदा के पास। गोमती रिवर जो है ओरिजिनेट होती है जो आपका क्या है, पंगाई लीर, फुलहर और गोमट लेक भी बोला जाता है उसको, कहां से, फ्रॉम पीलीभीत, है ना, फ्रॉम पीलीभीत। इसके बाद गोमती जो है ज्वाइन करती है गंगा को काठी के निकट गाजीपुर में। साई जो रिवर है वो आपकी बिजवान लेक हरदोई में फ्लो करती है। इसके बाद साई रिवर जो मिलती है आपकी गोमती से राजघाट में, जौनपुर में। और उसके बाद जो टोन्स है तमसा रिवर वो इंटर करती है स्टेट में नियर सिरसा इन इलाहाबाद, है ना, मतलब रिवर जो है एंट्री करती है और मिलती है गंगा से, कहां पर, नियर सिरसा इन इलाहाबाद। सोन रिवर जो एंट्री करती है वो आपको पता है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और नंबर ऑफ मोस्ट फ्लड सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, मतलब जो मोस्ट फ्लड सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में वो कितने हैं, मेंशन किया गया है 23। और टोटल जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है यूपी का 2019 का डेटा है ये 13.44% है ना। और वो अगर लाख हेक्टेयर में देखा जाए तो 73.36 है। अब यहां पर इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बताया जा रहा है। तो ग्रॉस जो इरिगेटेड एरिया है 2015-16 का डेटा है 209.65 लाख हेक्टेयर है। नेट इरिगेटेड जो एरिया है 143.89 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद टोटल क्रिएटेड जो इरिगेशन कैपेसिटी कितनी जो है, इरिगेशन कैपेसिटी को वहां पर बनाया गया है, उस क्षमता का विकास किया गया है 367 लाख हेक्टेयर। इसके बाद टोटल यूटिलाइजेशन जो है आपका इरिगेशन कैपेसिटी का वो आपका 24.93 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन कितना है तो ट्यूबवेल का इरिगेशन में, टोटल नेट इरिगेशन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसी का होता है ना, 70.8% है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन कैनाल इरिगेशन का कितना है टोटल में, तो 17.2% है। इसके बाद वेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल नेट इरिगेशन में 10.2% है। और उसके बाद जो है आपका पॉन्ड, लेक और जो पडल है ना, उनका जो
कंट्रीब्यूशन है वो 1.3% है, और अदर जो मीन्स है जिसके द्वारा इरिगेशन किया जाता है 0.5% है। तो ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसके द्वारा है ना, 70.8% है ट्यूबवेल इरिगेशन से, है ना, ये याद रखना है। एक आध क्वेश्चन इसमें से फ्रेम किया जाता है। इसके बाद ट्यूबवेल्स है, वेल्स है, पॉन्ड्स है, ये आपके माइनर इरिगेशन के अंतर्गत आते हैं। कैनाल्स है, डैम्स है, ये आपके मीडियम और लार्ज इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। 78% जो इरिगेशन किया जाता है यूपी में वो प्राइवेट माइनर इरिगेशन सोर्सेस के द्वारा किया जाता है। टेक्निक जो यूज की जाती है इरिगेशन में फ्रॉम पॉन्ड्स और पडल्स, ये कैसी है, आयरन्स और जिनको बोला जाता है धंची, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका एंशियंट टेक्निक जो यूज की जाती है आपकी इरिगेशन में, है ना, फ्रॉम वेल्स, इसको रहट बोला जाता है। इस टर्मिनोलॉजी पे डायरेक्टली यूपीएससी ने फ्रेम किया है क्वेश्चन। उसके बाद वॉशर रहट भी बोला जाता है, बलदेव बाल्टी भी बोला जाता है ना, और धन जो आपका धैन काली भी बोला जाता है, और आपका चरसा बोला जाता है, मायादास और लिफ्ट भी बोला जाता है। तो जो ये आपकी टेक्निक्स के नाम बताए जा रहे हैं ये याद रखिएगा आप, है ना, बलदेव बाल्टी है और धैनकली है आपका, चरसा है, मायादास और लिफ्ट है आपका, ये याद रखिएगा, एंशियंट टेक्निक्स है। इरिगेशन विद पॉइंट्स एंड पडल इज द मोस्ट प्रिवेलेंट इन द रीजन ऑफ, किस रीजन में ये मोस्ट प्रिवेलेंट है, तो बुंदेलखंड में है। इसके बाद इरिगेशन जो है कुओं के द्वारा जो किया जाता है वो मोस्ट प्रिवेलेंट किस रीजन में है, तो पूर्वांचल में है। इरिगेशन जो स्टार्ट किया गया था ट्यूबवेल से यूपी के अंतर्गत वो कब किया गया था, 1930 में, मेरठ से। इसके बाद जो बिगेस्ट सोर्स है आपका इरिगेशन का स्टेट में वो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, 70.8% है ट्यूबवेल्स है। इसके बाद जो डेंसिटी है आपकी ट्यूबवेल्स की वो हाईएस्ट है किस रीजन में, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। देखिए जो इरिगेशन के सोर्सेज होते हैं ना वो वहां की रॉक्स पे जो है डिपेंड करते हैं। मींस में कभी कोई टॉपिक आएगा तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल देख लेंगे तो एक बार में वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट ऑफिस कंसर्निंग है इरिगेशन से रिलेटेड, जो आपका फर्स्ट ऑफिस है स्टेट में, वो कब ओपन किया गया था, 1823 में, सहारनपुर में, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद जो ओल्डेस्ट कैनाल है यूपी की वो कौन सी है, ये शाहजहां ने बनवाया था 1631 में, ईस्टर्न जो आपकी यमुना कैनाल है। इसके बाद ईस्टर्न जो यमुना कैनाल है उसको री एक्सकैवेटेड कराया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कब, 1830 में। और लार्जेस्ट जो आपका कैनाल सिस्टम है स्टेट का वो शारदा कैनाल है, 1928 में फॉर्म किया गया, ये आपका 12,368 किलोमीटर है। इसके बाद जो अपर गंगा कैनाल है वो आपका ओरिजिनेट होता है हरिद्वार से, इसको बिल्ड किया गया 1854 में। मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है कैनाल का वो किस रीजन में है, यूपी की बात करें अगर तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। मैक्सिमम कैनाल इरिगेटेड रीजन जो स्टेट में है वो वेस्टर्न यूपी में है। इसके बाद मैक्सिमम कैनाल स्टेट में इन टर्म्स ऑफ लेंथ, लंबाई के टर्म्स में कौन सा किस जगह पे है, तो रायबरेली में है। दिल्ली जो है आपका हैज अ कैनाल इमेनेटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ यमुना, आगरा कैनाल है वो आपकी। उसके बाद इरिगेशन जो किया जाता है यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में आगरा कैनाल के द्वारा किया जाता है। बराज जो बिल्ड किया गया है यमुना के पास, मतलब यमुना में जो सहारनपुर के पास है ना, यमुना नदी पर, विच इज नाउ कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है ताज वाला जो आपका बराज है ना। ये आपका किस पे है, तो हथनी कुंड पे है। मतलब ये कि जो आपकी ये कैनाल है ना, जिसको ताजे वाला भी बोला जाता है, ये आपकी कहां पर है, यमुना के पास है, मतलब यमुना पर है, सहारनपुर के पास है ये बैराज, जिसको अब क्या बोला जाने लगा है, ताजे वाला बैराज बोला जाता है ना। ये हथनी कुंड है आपका, ये याद रखिएगा, ताजे वाला बैराज बोला जाने लग गया इसको, हथनी कुंड है आपका, ये कहां पर है, यमुना पर है, सहारनपुर के पास है। इसके बाद जो ज्वाइंट बैराज है यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान का, इसी को बोला जाता है हथनी कुंड बैराज, जो ऊपर बात कर रहे थे। इसके बाद शारदा कैनाल जो है ये आपकी स्टार्ट होती है बनवासा से, चंपावत, है ना, फ्रॉम शारदा काली रिवर, है ना। इससे सिंचाई की कहां पर की जाएगी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। रामगंगा जो कैनाल है वो आपकी शुरुआत होती है उसकी कालागढ़ जो है आपका पाउरी, है ना, कहां से, रामगंगा रिवर से, और इसमें सिंचाई जो की जाती है यूपी और उत्तराखंड में की जाएगी। और जो की जाती है गंडक कैनाल जो है ये आपकी स्टार्ट होती है गंडक रिवर से, नेपाल, है ना, फ्रॉम नेपाल इरिगेट्स, मतलब नेपाल से, और ये जो आपकी कहां पर इससे सिंचाई की जाएगी, यूपी बिहार में। इसके बाद जो आपका पन्ना में, है ना, जो केन बेतवा आपकी लिंक है, यहां पर लिखा नहीं है, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका केन बेतवा लिंक है जो आपका, ठीक है, उसमें से जो लिंकेज आपकी ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है किसका, यूपी और एमपी का, है ना। ये करंट अफेयर्स में था इसलिए आप इसको याद रखिएगा, यूपी और एमपी की ये आपकी संयुक्त परियोजना है ना, केन नहर परियोजना है आपकी, ठीक है ना। ये केन जो आपकी केन है, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, केन कैनाल प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बाद शहडोल एमपी, यहां पर आपका बाण सागर प्रोजेक्ट है सोन रिवर पर, ये भी आपका ज्वाइंट वेंचर है, यूपी, एमपी और बिहार भी इसमें सम्मिलित है। इसके बाद सरयू जो आपका कैनाल जो आपका प्रोजेक्ट है ना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है 1977-78
2008 से, और इसको डिक्लेयर किया गया है नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में 2012 में। गंगा वाटर प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट किया गया ग्रेटर नोएडा में, किसके लिए? ड्रिंकिंग वाटर के लिए। गोकुल जो बैराज है मथुरा में यमुना नदी पर, और आगरा बैराज जो है आगरा में, इसको बिल्ड किया गया है किसके लिए? तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। इसके बाद लौकुश जो बैराज है इसको बिल्ड किया गया है गंगा नदी पर कानपुर में, किसके लिए? ड्रिंकिंग वाटर के लिए। इसके बाद गोमती बैराज जो है इसको बिल्ड किया गया है गोमती नदी पर लखनऊ में, ये ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ इंप्रूव करने के लिए है वाटर टेबल को। उसके बाद जो फ्री बोरिंग जो आपकी स्कीम है ना, बोरवेल से रिलेटेड है स्कीम है, इसको इंप्लीमेंट किया गया है स्मॉल फार्मर्स के लिए स्टेट में 1985 से। चेक डैम जो आपका कंस्ट्रक्शन स्कीम है इरिगेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम के लिए, ये आपका स्टार्ट किया गया है 2008-2009 से बुंदेलखंड रीजन के लिए। ये चेक डैम में मिट्टी के जो है आपके छोटे छोटे जो बांध होते हैं उनका पूरा नेटवर्क बनाया जाता है, तो उससे वाटर कंजर्वेशन होता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है। तो आपको पता है कि ये आपका एरिड रीजन है, तो इसलिए वहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया है। इसके बाद जो आपके आर्टिसन जो आपके वेल स्कीम है इसको इंप्लीमेंट किया गया है बुंदेलखंड रीजन में। डॉक्टर जो आपके राम मनोहर लोहिया कलेक्टिव ट्यूबवेल स्कीम है, इसको स्टार्ट किया गया है प्लेट्यू और सेमी प्लेट्यू ब्लॉक्स में 2011-12 से। इरिगेशन जो है आपका वो डन किया जाएगा इसमें विथ ड्रिप एंड स्प्रिंकल टेक्नोलॉजी। इस तरीके से कहां पर सबसे ज्यादा जो है सिंचाई करने की व्यवस्था की गई होगी, कहां पर की जाएगी? तो भैया जहां पानी कम होगा वहां पर ड्रिप और स्प्रिंकल, है ना, जैसे आप शावर वगैरह देखते होंगे, ड्रिप मतलब बूंद बूंद, है ना, जो सिंचाई की जो प्रणाली। तो इससे क्या होगा कि टारगेटेड सिस्टम, जहां पर जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही खर्च होगा, और ऊपर से वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्स का जो उपयोग होगा वो रैशनल तरीके से होगा, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिविटी को भी एनहांस करेगा ये। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हो गया आपका, और कहां पर किया जाएगा? बुंदेलखंड रीजन में किया जाएगा। अब हम यहां पर अंडरग्राउंड वाटर की बात करेंगे। तो जब हम मेजर करते हैं ग्राउंड वाटर लेवल को रूरल और अर्बन एरियाज में यूपी के, तो जो हाइड्रोग्राफ स्टेशन है उनको वहां पर मेजर करने के लिए क्या किया गया? हाइड्रोग्राफ स्टेशंस को स्टैब्लिश किया गया है, ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है रूरल और अर्बन एरियाज में उनको मेजर किया जा सके। उसके बाद हाउ मेनी ब्लॉक्स, मतलब कितने ब्लॉक्स हैं 43 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट्स के अंतर्गत, जिनको मार्क किया गया है एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइटेड एंड क्रिटिकल ब्लॉक्स ऑफ वाटर के लिए, तो 271 है। उसके बाद जो सिटीज आपकी स्टेट की हैं जो सफर कर रही हैं ग्राउंड वाटर क्राइसिस से, वो 22 है। अब भैया देखिए कंक्रीट की सड़कें बनती, पहले जो थी वो मिट्टी की जैसे सड़कें जहां पर होती है, तो वहां पर जैसे पानी वगैरह गिरा तो वो आपके ग्राउंड वाटर को क्या कर देता था? रिचार्ज कर देता था। अब तो रिस्क पानी नीचे जाता नहीं, तो एक तो उससे भी रिचार्ज नहीं होता। दूसरी चीज क्या है कि जो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा किसी भी चीज का जब हम मोबिलाइजेशन कर लेते हैं तो वहां पर पॉल्यूशन होता है। वही होता है कि जगह जगह एक बिल्डिंग 10 लोग 10 बोर, है ना, तो उससे ग्राउंड वाटर जो है आपका जो उसका लेवल है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है ना, वही चीजें यहां पर बता रहे हैं, और आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ये फील भी कर पा रहे होंगे। इसीलिए पूरा का पूरा एक वाटर इंडस्ट्री रेडी हो गया, आप खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। रेन हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज पॉलिसी जिसको इंप्लीमेंट किया गया स्टेट में 2001 से। वाटर मैनेजमेंट और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसको फॉर्म किया गया यूपी में 2010 से। ग्राउंड वाटर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है स्टेट का, वो कब किया जाता है? 10 जून को। ठीक है, और उसके अलावा जो ग्राउंड वाटर वीक है वो सेलिब्रेट किया जाता है 16 से लेके 22 जुलाई के बीच। एनर्जी स्टैटिक्स देखेंगे हम यहां पर, है ना, उसके बारे में कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे गए हैं। यूपी का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल है, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया कब? 1959 में। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को फॉर्म किया गया आपका 1998 में। यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल को डिवाइड किया गया इनटू थर्मल पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर कॉर्पोरेशन में कब? 2000 में। इसके बाद जो फ्रेंचाइज सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रूरल एरियाज में जो स्टार्ट किया गया 2006 से, फ्रेंचाइज सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिसिटी का अर्बन एरियाज में स्टार्ट किया गया 2010 में आगरा से। इसके बाद नंबर ऑफ फुली इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस कितने हैं स्टेट में? तो 97,814 है। पर कैपिटा पावर जनरेशन स्टेट का कितना है? ये 2017-18 का डेटा है, 296 किलोवाट पर आवर है। इसके अलावा पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है? तो 399 किलोवाट पर आवर है। देखिए यहां पर डेफिसिट दिखाई दे रहा है। द ओनली न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो स्टेट का है स्टैब्लिश किया गया नरौरा बुलंदशहर में 1991-1992 में। और उसके बाद जो ड्राफ्ट है साइन किया गया है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, कब किया गया? 14 अप्रैल 2017 को। ये उपलब्ध कराने के लिए कि 24 आवर पावर सप्लाई दिया जाएगा। कहां पर? जो आपके अनइलेक्ट्रिफाइड हाउसेस हैं स्टेट में, कब तक?
मतलब 2019 से दिया जाएगा, 24/7 पावर दिया जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच नहीं है ना, सारे हाउस होल्ड्स में, है ना, 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन यूपी। ये आपका यूपी का क्या है, ये आपका ऑफिशियल डेटा है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर जो है ये बताया जा रहा है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात की जा रही है, ये आप चार्ट देख जाइएगा, ठीक है ना। ये जो आपका डेटा है ये 31 जुलाई 2019 का है ना। ओनरशिप सेक्टर वगैरह यहां पर बताया गया, कोल में कितना है, लिग्नाइट में, गैस में, डीजल में, टोटल में न्यूक्लियर कितना, हाइड्रो कितना है ना। और ये सेंटर का भी जो डेटा है उससे एक बार इसको टैली कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर थर्मल पावर की बात कर रहे हैं, तो जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है टोटल पावर जनरेशन में स्टेट की, वो थर्मल पावर है, पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में भी सही है। इसीलिए जो है पॉल्यूशन ज्यादा है ना, कोल वगैरह का यूज करेंगे अगर हम तो पॉल्यूशन ज्यादा होगा, और उसमें से क्या होता है फिर पेरिस क्लाइमेट डील, INDC वगैरह जो आप लोग पढ़ते हैं। इसीलिए जो है गवर्नमेंट का फोकस अब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस की तरफ है, ठीक है। इसके बाद जो हरदुआगंज है आपका अलीगढ़, जो आपका पंखी है कानपुर का, है ना, परिछा है जो आपका झांसी का, अनपरा है सोनभद्र, और उबरा जो है सोनभद्र का, ये आपके थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉर्पोरेशन के अंतर्गत। इसके बाद यहां पर 25 यूनिट्स हैं, 5 से ज्यादा प्रोजेक्ट है आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉर्पोरेशन के, जहां पर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो 5933 मेगावाट है। ओल्डेस्ट जो आपका थर्मल प्रोजेक्ट है स्टेट का, वो मतलब रिवाइव किया गया जिसको 1968 में, किसके कॉर्पोरेशन के साथ, तो रशिया के कॉर्पोरेशन के साथ, तब वो USSR था, अब वो रशिया है ना। इस हरदुआगंज है थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1942 वाला। उसके बाद सेंट्रल कंपनी जो है निवेली, जो आपका लिग्नाइट जो है आपका, और जो आपका यूपी गवर्नमेंट है, इसने 1980 में, है ना, ज्वाइंट मतलब जो है 1980 मेगावाट है, ये क्षमता की बात कर रहे हैं, क्षमता की बात कर रहे हैं, इसको स्टैब्लिश किया गया है कानपुर सिटी में। सेंट्रल कंपनी निवेली लिग्नाइट जो आपका है, लिग्नाइट, और जो आपका यूपी गवर्नमेंट है, उसने जो ज्वाइंट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया है, कहां पर, घाटमपुर कानपुर सिटी में, वो कितने मेगावाट का है, तो 1980 का है। मतलब ये कि ये आपका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, किसका किसका, एक सेंट्रल कंपनी है आपकी निवेली लिग्नाइट है आपका, और यूपी गवर्नमेंट का। इसकी इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है 1980 है ना। इसको घाटमपुर कानपुर सिटी में स्टैब्लिश किया गया। इसके बाद जो आपका सेंट्रल कंपनी जो NTPC है और यूपी गवर्नमेंट का जो ज्वाइंट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है 1240 मेगावाट का है, इसको सेटअप किया गया है मेजा में, इलाहाबाद में। रोजा जो आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये रिलायंस ग्रुप का है, 1200 मेगावाट का स्टैब्लिश किया गया है शाहजहांपुर में। और इसके अलावा जो 12 संगम जो आपका थर्मल पावर है ना, ये आपका जेपी ग्रुप का है, 1980 मेगावाट है इसकी क्षमता, और ये प्रयागराज में है। ललितपुर जो आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बजाज ग्रुप का है, 1980 मेगावाट इसकी भी क्षमता है, ललितपुर में है। इसके अलावा जो NTPC थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं आपके ऑपरेशनल जितने हैं स्टेट में, वो कितने हैं, 7 है। NTPC का जो थर्मल प्रोजेक्ट है जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है स्टेट के अंतर्गत, वो 3 है। NTPC जो आपका गैस बेस्ड थर्मल प्रोजेक्ट्स है ना, जो प्रेजेंट टाइम में स्टेट्स में, वो 3 है, औरैया, आमला और दादरी में, ठीक है ना। उसके अलावा थर्मल पावर की बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो रोजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपका रिलायंस ग्रुप का है, 1200 मेगावाट का है, शाहजहांपुर में इसको इंस्टॉल किया गया है। इसके बाद 12 जो है आपका संगम जो आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट है टाटा ग्रुप का है, 1980 मेगावाट का है, प्रयागराज में इंस्टॉल किया गया है। ललितपुर की बात करें तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बजाज ग्रुप का, 1980 मेगावाट का है, इंस्टॉल किया गया है ललितपुर में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो रिहंद है, उबरा है, माता टीला है, शीतला है, अपर गंगा कैनाल है, ईस्ट यमुना कैनाल है, और आपका क्या है, सलाइन है ना, एक्सेट्रा दिया गया। आर द स्टेट गवर्नमेंट्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, तो स्टेट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नॉर्मल है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें, है ना, ऑफ ऑल मतलब 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो 524.90 मेगावाट है। लार्जेस्ट जो है आपकी 300 मेगावाट की रिहंद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है स्टेट में, रिहंद रिवर पर। सेकंड जो आपकी लार्जेस्ट है आपकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, ओबरा है 99 मेगावाट का, और ये आपका लोकेटेड है रिहंद रिवर पे, सोनभद्रा पे। इसके बाद जो आपका माता टीला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 30.6 मेगावाट है, लोकेटेड है बेतवा रिवर पे, ललितपुर में। शीतला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है आपका मोथ झांसी में, है ना, मोठ झांसी वाले एरिया में। और मोस्ट जो आपका हाइड्रो पावर जनरेशन सेंटर है इसको स्टैब्लिश किया गया है किन क्षेत्र में, मतलब किस क्षेत्र में, कौन सा स्पेसिफिक एरिया है, तो अपर गंगा कैनाल वाला एरिया है। टहरी जो आपका, टिहरी जो आपका है ना, टहरी या टिहरी बोलते हैं, टिहरी बोलते हैं, टिहरी जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको स्टैब्लिश किया गया है उत्तराखंड में। भागीरथी और जो आपका
जो भिलंगाना संगम है आपका, है ना, ये ज्वाइंट वेंचर है यूपी और उत्तराखंड का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके बाद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करेंगे। कन्वेंशनल का मतलब ये जिसको हम एंशिएंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल का ये कि मतलब लीक से हटके, है ना, जैसे रिन्यूएबल सोर्स हो गया आपका, सोलर एनर्जी वगैरह हो गया, उसकी बात करें तो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो स्टेट का है, जिसका बाद में जो नामकरण किया गया यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में, यूपी नेडा, है ना, जो आपका फॉर्म किया गया था 1983 में। तो अब इसका नाम जो है यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है ना। इसको एस्टैब्लिश किया गया था आपका 1983 में इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूपी नेडा ने एस्टैब्लिश किया है ना, सेंटर्स किसके लिए, आर&डी के लिए और ट्रेनिंग के लिए, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस के लिए। कहां पर, चिन्हट लखनऊ में, वेरी इंपॉर्टेंट, घोसी मऊ में और कन्नौज में। जो टारगेट है आपका सोलर एनर्जी का, है ना, जो सेट किया गया है अंडर द सोलर एनर्जी पॉलिसी 2013, वो आपका 500 मेगावाट किया गया है। ठीक है, सोलर एनर्जी पॉलिसी जो 2017 की है, उसमें सोलर एनर्जी जनरेशन का जो टारगेट है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 10,700 मेगावाट। कब तक, 2022 तक। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है, जो स्टेट की जो सोलर पार्क स्कीम के अंतर्गत जिनको कवर किया जा रहा है वो कौन सी है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आपकी सोलर पार्क स्कीम जो है उसके अंतर्गत यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को जो कवर किया गया है, तो वो सोलर पार्क जो है आपका विथ ऑफ 600 मेगावाट, है ना, जिसमें 600 मेगावाट की क्षमता को गेन किया जाएगा, जिसमें डेवलप किया जाएगा मिर्जापुर को, जालौन को और कानपुर देहात को। ठीक है ना, इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट है आपका। ठीक है ना, इसके बाद स्टेट का जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है कोऑपरेटिव सेक्टर का, वो कौन सा है, इलाहाबाद में है, एट इफ्को में है। उसके बाद सोलर पावर पार्क जो है आपका सेटअप किया जा रहा है सिंगरौली में, है ना, जिनको आप ऊंचाहार भी बोलते हैं, और दादरी में। ठीक है ना, सिंगरौली और ऊंचाहार और जो आपका दादरी है। ठीक है ना, मतलब ये कि जो आपके सोलर पार्क्स जो आपके सेटअप किए गए हैं एनटीपीसी के द्वारा, वो कहां कहां है, सिंगरौली में है, ऊंचाहार में है और दादरी में है। उसके बाद जो है आपका स्टेट का पहला जो कलेक्ट्रेट है जो आपका प्रोड्यूस करता है सोलर एनर्जी, कौन सा है, लखनऊ का कलेक्ट्रेट है। उसके बाद स्टेट की पहला जो बस स्टेशन है जो इल्यूमिनेटेड हुआ सोलर एनर्जी के द्वारा, वो कहां पर है, लखनऊ कैसरबाग। आगरा, मुरादाबाद और इलाहाबाद की बात करें तो ये डेवलप किया जा रहा है एज अ सोलर सिटी, किसके कोलैबोरेशन के साथ, तो सेंटर के कोलैबोरेशन के साथ। और बगासे से जो आपकी एनर्जी है ना, जो आप मोलासे, बगासे, शुगर इंडस्ट्री जब पढ़ते होंगे तो आप एनवायरमेंट में ये भी पढ़ते होंगे, है ना, बायोफ्यूल से संदर्भित है। तो बगास से जो आपका संदर्भित पावर प्लांट है जो इंस्टॉल किया गया है 65 शुगर मिल्स में स्टेट में, उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है ना, जो बगासे पे बेस्ड है आपका, उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, तो वो है आपका 1900 मेगावाट। इसके बाद यहां पर फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्लान्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो यूपी का जो आपका प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट है, ये आपका कब जो है आपका प्रचलन में आया, तो 1948 में। उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम जो है इंप्लीमेंट की गई 1979-80 में। ठीक है, और जो टर्म है सोशल फॉरेस्ट्री, इसको पहली बार जो यूज किया गया था 1976 में, और यही वो दौर है जब भारत में भी आपका सोशल फॉरेस्ट्री को यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है 1975-1976 में। तो पहली बार जो सोशल फॉरेस्ट्री जो आपका यूज किया गया वर्ड 1976 में। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन जो है आपका, ये आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संदर्भित है। इसके बाद जो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम है, सोशल जो फॉरेस्ट्री स्कीम है, इसको इंप्लीमेंट किया गया स्टेट में, इसलिए कि जो ट्री है आपका विच हैज प्रूव्ड कैटास्ट्रोफिक टू द लैंड कॉल्ड इकोलॉजिकल टेररिस्ट, है ना, यूकेलिप्टस। किसको बोला गया है, यूकेलिप्टस को। आपको पता होगा वैसे भी कि यूकेलिप्टस जहां पर होता है वो वहां पर क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है उसको डाउन कर देता है। ठीक है ना, इसलिए जो है इसको माना जाता है कि ये एनवायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इसके बाद यूपी फॉरेस्ट्री जो आपका प्रोजेक्ट है, इसको इंप्लीमेंट किया गया मार्च 1998 से। और इसके अलावा जो आपका, जिसके अंतर्गत जो आपका क्या है, अंडर द पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, है ना, जो पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम है उसके अंतर्गत इंप्लीमेंट किया गया स्टेट के द्वारा 2010 से पहला गांव, है ना, जो डिक्लेयर किया गया, है ना, वो कौन सा था आपका, जो डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट के रूप में, जिसको गांव को जो आपका यूपी का पहला गांव है, किसको रिकॉग्नाइज किया गया, तो बेल हट्ठी विलेज है आपका सोनाभद्रा का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम थी जो 2010 से स्टेट में इंप्लीमेंट की गई, उसके अंतर्गत जो फर्स्ट आपका ग्राम वन, जो विलेज है ना, जो आपका
क्या ग्राम वन के रूप में जिसको डिक्लेयर किया गया, किसको किया गया, किस गांव को, तो बेलहत्थी आपका विलेज है सोनभद्र। उसके अलावा जो यहां पर ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम है इसको इंप्लीमेंट किया गया राज्य में 2012-13 से। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है वो आपकी रन की जा रही 2001 से। टोटल जो आपका फॉरेस्ट कवर स्कीम है इसको इंप्लीमेंट किया गया है सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में यूपी में, ये आपकी इंप्लीमेंट की गई है 2014-15 से। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो रिलेटेड है आपके वाइल्ड लाइफ रिजर्व से उनको यहां पर कवर किया जा रहा है। जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री में वो स्टैब्लिश की गई 1956 में, है ना, ठीक है। और स्टेट के संदर्भ में यहां पर बताया जा रहा है यूपी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री में वो स्टैब्लिश किया गया 1956 में, कहां, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद यहां पर वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग सेंटर की बात करेंगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन है लखनऊ और इटावा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जो सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष 1 से 8 अक्टूबर के बीच में। टोटल जो आपके जूलॉजिकल पार्क हैं स्टेट में 2 ऑपरेशनल हैं, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। नवाब वाजिद अली शाह जो आपका जूलॉजिकल पार्क 1 है लखनऊ 1921। एलन फॉरेस्ट जो आपका जूलॉजिकल पार्क 2 है कानपुर 1974। शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क 3 है जो गोरखपुर में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्टैब्लिश्ड इन लखनऊ एंड कानपुर जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं वो कौन से हैं आपके, बटरफ्लाई पार्क है। फर्स्ट नाइट वाइल्ड लाइफ पार्क ऑफ इंडिया, नाइट सफारी पार्क कौन सा है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं पूरे पैन इंडिया में, ग्रेटर नोएडा है। लायन सफारी पार्क जो है आपका नेशनल चंबल सेंचुरी इटावा है। एलिफेंट सफारी पार्क जो है आपका नेशनल चंबल सेंचुरी इटावा है। इसके अलावा जो लेपर्ड है, हाइना है, बियर है और रिंडर है आपका सफारी पार्क, वो कौन सा है, नेशनल चंबल सेंचुरी जो है आपका इटावा वाला। इसके अलावा रेस्क्यू सेंटर फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ एलिफेंट्स, ये भी आपका नेशनल चंबल सेंचुरी रीजन से रिलेटेड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज सिचुएटेड इन 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स में सिचुएटेड है ना, यूपी, एमपी और राजस्थान में, वो कौन सा है आपका, नेशनल चंबल सेंचुरी है। इसके बाद लार्जेस्ट जो घड़ियाल सेंचुरी है कंट्री की, चंबल रिवर रीजन है आपका, वो चंबल नदी का क्षेत्र ही है वो आपका। कंट्री का पहला डॉल्फिन इंफॉर्मेशन जो सेंटर है चंबल रिवर रीजन है। और रेस्क्यू सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ बियर्स मथुरा में है। पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर वृंदावन में है। और द स्पीसीज ऑफ बर्ड्स फाउंड इन द स्टेट आर, मतलब कितनी स्पीसीज जो है बर्ड्स की यहां पर पाई जाती है यूपी में, तो मोर देन 500 है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो मोस्ट डाइवर्स स्पीसीज है बर्ड्स की वो कहां पाई जाती है, तो नेशनल चंबल सेंचुरी में। नेशनल पार्क यहां पर एक है, दुधवा है, खीरी में है, इसको डिक्लेयर किया गया था 1977 में। स्टेट का यूपी का पहला टाइगर रिजर्व जो है आपका दुधवा है, डिक्लेयर किया गया 1987 में टाइगर रिजर्व के रूप में। सेकंड टाइगर रिजर्व जो स्टेट का जो है अमानगढ़ है बिजनौर, इसको डिक्लेयर किया गया है एज अ बफर जोन, कार्बेट का बफर जोन के रूप में 2012 में। थर्ड जो टाइगर रिजर्व है पीलीभीत, अनाउंस किया गया इसको जून 2014 में। रेयर स्पीसीज जो 12 सिंगा की है, डस्पिड हेयर, सेरवन दुआ लसी जो है वो पाया जाता है कहां, दुधवा नेशनल पार्क में। और जो गबाना रीजन है अलीगढ़ का और मेजा जो आपका कोराव रीजन है इलाहाबाद का, ये फेमस है आपका ब्लैक डियर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो सेंटर है उसने डेवलप किया है क्या, शेख लेक, है ना, शेखा जो लेक बोल रहे हैं, शेख लेक है अलीगढ़ की, इसको नेशनल बर्ड सेंचुरी के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब जो इसको सेंटर है वो आपका नेशनल बर्ड सेंचुरी के रूप में डेवलप कर रहा है, जो शेखा लेक है आपकी अलीगढ़ की, ठीक है। इसके बाद इको टूरिज्म जो पॉलिसी है उसको जो अनाउंस किया गया था सेंटर में 2014 में, इको टूरिज्म पॉलिसी। और घड़ियाल जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है कुकरेल लखनऊ वाला, उसको डिक्लेयर किया गया है 2016 में एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, है ना, मतलब जैव विविधता विरासत स्थल, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखिएगा। इसके बाद टूरिज्म जो आपका देखा जाता है, जो टूरिस्ट टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं स्टेट में, 173 है। लेपर्ड्स की संख्या बताई जा रही है, इसकी जो फर्स्ट सेंसस की गई 2015 में 194 है। और नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन जिसको सूस भी बोला जाता है ना, ये स्टेट में सेंसस जो है 2015 का है 1263, है ना, मतलब 1263 जो है इसके नंबर बताए जा रहे हैं यहां पर। इसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे। टोटल लेंथ जो है मेटल्ड रोड्स की स्टेट में ये आपकी 2018 तक बताई जा रही है 2,40,854 किलोमीटर। इसके बाद टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन द स्टेट मार्च 2018 तक की बात किया जा रहा है,
8488 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ प्रोविंशियल हाईवेज एज ऑफ मार्च 2018 6892 किलोमीटर है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रूट जो है आपके, है ना, उनकी जो लेंथ है 2018 मार्च तक 7377 किलोमीटर है। और लेंथ ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, मतलब जो अन्य डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं मार्च 2018 तक, उनकी लेंथ बताई जा रही है 49405 किलोमीटर, है ना, 49405 किलोमीटर। उसके अलावा लेंथ ऑफ रूरल जो आपके रूट्स हैं वो आपके 1,68,692 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ टोटल रोड नेटवर्क इन द कंट्री, मतलब टोटल रोड नेटवर्क के एस्पेक्ट में कंट्री के संदर्भ में सेकंड प्लेस है यूपी का, है ना, महाराष्ट्र आपका फर्स्ट है। उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ टोटल नेशनल हाईवेज इन द कंट्री, तो नेशनल हाईवेज के एस्पेक्ट में देखा जाए तो फर्स्ट रैंक है उत्तर प्रदेश की, सेकंड राजस्थान की है। टोटल नेशनल रोडवेज जो है स्टेट के वो आपके कितने हैं, 90 है, 11,384 किलोमीटर। फर्स्ट जो बस सर्विस है ना, जो पहली आपकी बस सर्विस है रोडवेज की, स्टार्ट की गई यूपी में, कहां से कहां के लिए, 1947 मई में लखनऊ से बाराबंकी के लिए। लॉन्गेस्ट जो आपका नेशनल हाईवे है जो पास होता है थ्रू द स्टेट यूपी से, नेशनल हाईवे सेकंड है आपका 756 किलोमीटर। यूपी के जो स्टेट हाईवेज अथॉरिटी है इसको स्टैब्लिश किया गया 2004 में। स्टेट का जो आपका पहला एक्सप्रेस वे है वो आपका ग्रेटर नोएडा और नोएडा वाला है। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो आपका कॉरिडोर बिल्ड किया जा रहा है, नेशनल हाईवेज उसके अंतर्गत जो क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, वो कहां पर करेंगी, तो झांसी में करेंगी। 6 लेन जो आपका यमुना एक्सप्रेस वे है इसको एक्सपैंड किया जा रहा है फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू आगरा। इसकी जो लेंथ है वो आपकी 165.5 किलोमीटर है सिंस अगस्त 2012। यमुना एक्सप्रेस वे कनेक्ट करता है 4 डिस्ट्रिक्ट्स को, गौतम बुद्धा नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा को। टोटल लेंथ जो है लखनऊ की, और उसमें जो आगरा है आपका वो फर्स्ट है, टोटल लेंथ है इसमें लखनऊ की बता रहे हैं, इसमें जो 6 लेन एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं और उसके अंतर्गत पूरे नेटवर्क के बारे में बता रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये कि जो लखनऊ आगरा है देश का पहला जो है आपका कैसा ब्राउन फील्ड और जो से ग्रीन फील्ड होता है, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है आपका, 6 लेन एक्सप्रेस वे है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपकी 302 किलोमीटर है, 21 नवंबर 2016, है ना। इसके बाद लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, और जो आपका कन्नौज है, औरैया है, एटा है ना, और फिरोजा है ना, जो फिरोजाबाद आगरा है। इस तरीके की जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं वो पास होगी थ्रू लखनऊ आगरा जो आपका एक्सप्रेस वे है ना, उसी के बारे में ये बता रहे हैं। इसके बाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जो है आपका, उसके अंतर्गत आपात लैंडिंग, मतलब एयर स्ट्रिप की बात की गई है, इमरजेंसी लैंडिंग की, कितनी लंबी है वो आपकी 3.3 किलोमीटर लॉन्ग है और 340.824 किलोमीटर। एंड 6 लेन पूर्वांचल जो ग्रीन फील्ड आपका एक्सप्रेस वे है वो बिल्ड किया जा रहा है, कहां से कहां के बीच में, लखनऊ से गाजीपुर के बीच में, ठीक है। इसके बाद जो एक्सप्रेस वे है आपका वो आपका पास होगा 9 डिस्ट्रिक्ट से, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, है ना, वही पूछना चाह रहे थे। 8 लेन जो गंगा एक्सप्रेसवे है फ्रॉम नोएडा टू जो आपका बलिया है, उसकी टोटल लेंथ है 1047 किलोमीटर, प्रपोज है आपका। यूपी स्टेट रोड जो आपका ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है इसको स्टैब्लिश किया गया 1972 में। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इंक्वायरी सर्विस जो है 149 है, इसको लॉन्च किया गया था 12 ऑफ मई 2015 में। इंडिया नेपाल जो आपका फ्रेंडशिप बस सर्विस है फ्रॉम वाराणसी टू काठमांडू, इसको लॉन्च किया गया 4 ऑफ मार्च 2015 को। और बस सर्विस फॉर सेफ ट्रैवल ओनली फॉर वुमेन, है ना, जिसका नाम क्या है, पिंक एक्सप्रेस बस सर्विस। उसके बाद रेडियो टैक्सी सर्विस जो लॉन्च की गई है, सेफ कंफर्टेबल एयर कंडीशन जर्नी, कब से, फ्रॉम नवंबर 2013 से रेडियो टैक्सी सर्विस जो है ऑपरेटेड की जा रही है, ऑपरेशनल है आपकी 13 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटीज में। इसके बाद रेल ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे हम लोग। पहली जो ट्रेन है स्टेट की उसको रन किया गया था 1859 में प्रयागराज से कानपुर के लिए, है ना, और भारत के संदर्भ में आपको पता ही हुआ 1853 वाला, ठीक है ना। और उसके बाद जो टोटल रेलवे नेटवर्क है स्टेट में वो 9167 किलोमीटर है, कंट्री में फर्स्ट पोजीशन है। इसके बाद वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका गोरखपुर, प्लेटफॉर्म नंबर 1+2, जिसकी लेंथ है आपकी 1355.40 मीटर। मेट्रो सर्विस बिटवीन दिल्ली एंड नोएडा, इसको स्टार्ट किया गया था नवंबर 2009 में। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है आपका, जो सेंट्रल और स्टेट का ज्वाइंट वेंचर है,
इसको जो है आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2013 में, मतलब 2013 में। चारबाग जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है मेट्रो रेल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट नगर इन लखनऊ, ऑपरेटेड है ये आपका कब से, सितंबर 5 2017 से। चारबाग से जो आपका मुंशी पुलिया है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मेट्रो ट्रैक जो लखनऊ का है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्रोसेस जो कंस्ट्रक्शन की चल रही है मेट्रो रेल ट्रैक की कानपुर, आगरा और मेरठ में, इसको स्टार्ट किया गया है। मेट्रो सर्विस जो है आपकी वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, इलाहाबाद और लखनऊ में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में ये आपका प्रपोज है ना, प्रपोज है, प्रस्तावित है। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है आपका बिगेस्ट यार्ड है इंडियन रेलवेज का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है आपका लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक लोको शेड है इंडिया का एज वेल एज एशिया का भी है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद जो सूबेदारगंज प्रयागराज है एशिया का लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन कंट्रोल बोर्ड है। और लालगंज रायबरेली जो है आपका थर्ड रेल कोच फैक्ट्री है इंडिया का स्टेट में, है ना, थर्ड रेल कोच फैक्ट्री है ऑफ इंडिया का स्टेट्स में, लालगंज रायबरेली। और जो आपका मंडुआ डी वाराणसी है उसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डीजल इंजन फैक्ट्री है रेलवेज की स्टेट के अंतर्गत यूपी में। एयरपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया का जो आपका फर्स्ट एयर पोस्टल सर्विस है स्टार्ट किया गया 1911 में इलाहाबाद नैनी से। इसके बाद मेजर एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं यहां पर यूपी के और डिस्ट्रिक्ट्स बता रहे हैं। तो जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी है और बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज है। चकेरी जो आपका एयरपोर्ट है कानपुर है। नागरिक जो एयरपोर्ट है कानपुर है और खेरिया जो एयरपोर्ट है आपका वो आगरा है। और सरसवा एयरपोर्ट आपका सहारनपुर है। हिंडन एयरपोर्ट आपका गाजियाबाद है। अयोध्या एयरपोर्ट आपका अयोध्या है। जेवर जो आपका एयरपोर्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन है गौतम बुद्धा नगर में। ललितपुर एयरपोर्ट ललितपुर में है। झांसी एयरपोर्ट झांसी है। और महायोगी गोरखनाथ जो आपका एयरपोर्ट है वो गोरखपुर में है। उसके अलावा जो ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपका गौतम बुद्धा नगर में है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आईआईटी कानपुर जो है आपका कानपुर में है। बरेली एयरपोर्ट बरेली में है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी रायबरेली, है ना, फुर्सतगंज जो है आपका। बीआर अंबेडकर एयरपोर्ट मेरठ। अलीगढ़ एयरपोर्ट और जो आपका सैफई एयरपोर्ट है इनको डेवलप किया जा रहा है एज अ फ्लाइंग स्कूल के रूप में, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद एयरफील्ड्स जो आपके स्टैब्लिश किए गए हैं मुरादाबाद में, है ना। उसके अलावा जो आपका फर्रुखाबाद है, खीरी है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, अकबरपुर है और सुल्तानपुर है ना। आपका जो है क्या है, सुल्तानपुर है। आदित्य बिरला जो ग्रुप है उसने डेवलप किया है एक प्राइवेट एयरपोर्ट, कहां पर, जो आपका सोनभद्रा में है, ठीक है। उसके अलावा झांसी एयरपोर्ट फंक्शन जो है फंक्शन कर रहा है एज एन एयरपोर्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री फोर्स, है ना, इंडियन मिलिट्री फोर्स के बेस के रूप में। एयरपोर्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज लोकेटेड एट कहां पर, बख्शी का तालाब इन लखनऊ, है ना, बख्शी का तालाब जो लखनऊ में है। कुशीनगर एयरपोर्ट जो है आपका कुशीनगर में प्रपोज है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे हम लोग। कंट्री का जो लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवेज है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है ये आपका 1620 किलोमीटर। इलाहाबाद से हल्दिया की बात करें अगर, इसको डिक्लेयर किया गया है ना इन द गैंगेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस रूप में, तो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 के रूप में जो है इसको डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है ना, इसको डिक्लेयर किया गया है। और आपको पता भी है कि नेशनल वाटरवेज बिल भी आया था, जैसे 15,600 किलोमीटर के जो वाटरवेज हैं उनको मोबिलाइज करने की बात की गई थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन, इससे जो है वो कम हो जाता है और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी जो है इसका पॉजिटिव है, इसलिए ये बहुत अच्छा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका मीन्स माना जाता है। इंडिया का जो पहला मल्टी मोडल टर्मिनल है इसको बिल्ड किया गया है कहां पर, रालूपुर जो है आपका वाराणसी में। यमुना वाटरवेज जो है आपका प्रयागराज से न्यू दिल्ली के बीच में डिक्लेयर किया गया है इसको नेशनल वाटरवेज नंबर 110 के रूप में 2018 में। आर्ट्स फेस्टिवल और फेयर्स की बात करेंगे। कल्चर जो आपका डिपार्टमेंट है इसको एस्टैब्लिश किया गया है स्टेट में 1957 को। और मेजर कल्चरल जोन्स जो आपके स्टेट्स के हैं, ब्रिज, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और भोजपुरी रीजन है। अर्लिएस्ट जो आपका मौर्यन स्पेसिमेंट्स हैं आर्किटेक्चर के, ये ऑब्टेन किए जाते कहां से, जो आपके सारनाथ है, कौशाम्बी है और कुशीनगर है। टेंपल जो आपका बिल्डिंग आर्ट है वो डेवलप हुआ मतलब गुप्त काल में, गुप्ता पीरियड में। गुप्ता काल को उसका स्वर्णिम एरा भी बोला जाता है, स्वर्णिम काल भी बोला जाता है, ठीक है ना, जो मंदिर स्थापत्य कला का, और स्वर्ण युग बोला जाता है। और देयर इज द एविडेंस ऑफ गुप्ता टेम्पल्स, कहां कहां है, तो देवगढ़ है आपका झांसी का दशावतार, भीतरी गांव है कानपुर और आपका भीतरी है गाजीपुर। दो मेजर स्टाइल जो आर्किटेक्चर के डेवलप हुए हैं मेडिवल पीरियड में, शर्की और मुगल, है ना, आगरा स्टाइल भी बोलते हैं उसको। और बेस्ट स्पेसिमेन जो आपका
है ना। बेस्ट जो आपका एग्जांपल है शर्की स्टाइल आर्किटेक्चर का, वो अटाला मस्जिद जौनपुर वाला है। और बेस्ट जो आपका एग्जांपल है मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर का, वो सबको पता है ताजमहल है। और मेजर स्टाइल जो बिलोंग करती है मॉडर्न आर्किटेक्चर से, वो आपका लखनऊ स्टाइल है। बेस्ट जो एग्जांपल है स्पेसिमेन है जो आपका लखनऊ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, ये है आपका कौन सा, हॉल ऑफ द 12, जो आपका बड़ा इमाम बाड़ा है, ठीक है ना। जो हॉल है आपका बड़ा इमाम बाड़ा का, वो है आपका, ठीक है। इसके अलावा यहां पर पेंटिंग्स की बात करेंगे, पेंटिंग्स की बात करेंगे। अर्लीस्ट जो स्पेसिमेन है पेंटिंग्स की, ये आपके ऑब्टेन किया जाता है कहां से, जो आपका जगह है, जो आपका सोनभद्र रीजन है, मिर्जापुर का आपका रीजन है ये आपका। तो इसको आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आपकी एंशियंट जहां पर अर्लीस्ट जो है स्पेसिमेन देखे जाते हैं पेंटिंग्स के, उसमें ये मिर्जापुर और सोनभद्र रीजन वाला जो आपका, ये आपका कोनकड़ा है, और आपका लिखन दियारी जो आपका एरिया है आपका, है ना, इसको बोला जाता है लिखनी यांदरी, है ना, लिखनी यांदरी भी बोलते हैं। मिर्जापुर और सोनभद्र वाला रीजन याद रखिएगा। मानिकपुर है, जोगी मारा है, होशंगाबाद है, और आपका रायगढ़ वगैरह है, जहां पर रॉक पेंटिंग और केव पेंटिंग्स वगैरह देखी जाती है। मेजर पेंटिंग स्टाइल जो मेडिवल पीरियड का है, मुगल है, आगरा, मथुरा, ब्रिज और बुंदेली स्टाइल। इसके अलावा जो फाउंडेशन है मुगल पेंटिंग स्टाइल का, वो कहां से लेट डाउन हुआ है, तो हुमायूं के काल से। और गोल्डन पीरियड अगर हम देखेंगे पेंटिंग का, तो वो आपका जहांगीर का काल है। पेंटिंग स्टाइल जो डेवलप हुआ है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग ऑफ काशी, वो आपका कौन सा है, अपभ्रंश और आपका कंपनी स्टाइल, ठीक है ना। मेजर स्टाइल जो मॉडर्न पेंटिंग की है, वो वॉश टेम्पल है ना, वॉश टेम्पा और लखनऊ स्टाइल भी बोला जाता है इसको, है ना, वॉश टेम्पा बोला जाता है या लखनऊ स्टाइल भी बोलते हैं। फादर जो है आपके लखनऊ पेंटिंग स्टाइल के, वो कौन है, असित कुमार हलदार है आपके, ठीक है ना, असित कुमार हलदार है, ये नाम याद रखिएगा। और यहां पर ये बताया जा रहा है जो ग्राफिक नॉलेज है ना, पेंटिंग के क्षेत्र में जो ग्राफिक नॉलेज है, वो कहां से स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो ललित मोहन सेन है आपके। प्रदेश के जो चित्रकला विकास में जो ग्राफिक जो विधा है ना, उसकी शुरुआत किसके द्वारा देखी जाती है, तो आपके ललित मोहन सेन है। चमन सिंह ने लिखा है आपका बुक ऑन पिक्चर एंड आइडियल्स मोर देन 50, है ना। तो जो आपके चमन सिंह है, उन्होंने चित्रकला और मूर्तिकला पर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, किस पे, चित्रकला और मूर्तिकला पर, और 50 से ज्यादा पुस्तकों को उन्होंने लिखा है, ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, कल नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।